देश की शुरुआत कश्मीर से आई सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं और वो खबर काफी हद तक आपने सुन भी ली है। जी हां, भारतीय जवानों ने हिजबुल के 2 आतंकियों को मार गिराया, यानी घाटी में आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन अब निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। इसे आप आतंकिस्तान का अंतकाल भी कह सकते हैं। सबसे खास बात यह कि मंगलवार का दिन पाकिस्तान के लिए डबल झटके का साबित हुआ। एक तरफ पाकिस्तान के इशारे पर आतंक फैलाने वाले संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकवादियों का एनकाउंटर हुआ, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान में खून खराबा करने वाले आतंकी संगठन तालिबान ने कश्मीर पर सफाई दी और अपनी सफाई में तालिबान ने यह कहा कि वो कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ नहीं है, यानी कश्मीर में आतंकवाद से तालिबान खुद को दूर रखेगा। ये पाकिस्तान के लिए बुरी खबर। कश्मीर घाटी में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। जी हां, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सुरक्षा बलों ने हिजबुल को कश्मीर घाटी से उखाड़ फेंकने का जो संकल्प लिया था, लगता है उस संकल्प के पूरा होने का समय बहुत नजदीक है। आपको याद होगा, हिजबुल का कमांडर रियाज नायकू 13 दिनों के अंदर उसके 2 और बड़े, यानी हिजबुल मुजाहिदीन के 2 और बड़े आतंकियों का सफाया कर दिया गया है। जी हां, जुनैद सहराई, उसका भी काम सुरक्षा बलों ने तमाम कर दिया है। हिजबुल मुजाहिदीन पर सबसे बड़ी स्ट्राइक। घाटी में हिजबुल का अंतिम वक्त करीब। सुरक्षा बलों का मिशन हिजबुल मुक्त कश्मीर। जम्मू कश्मीर से आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के सफाई के लिए सुरक्षा बलों का युद्ध स्तर पर अभियान जारी है। सुरक्षा बलों की गोलियां हिजबुल के आतंकियों को ढूंढ कर जहन्नुम पहुंचा रही हैं। श्रीनगर के नवाकदल इलाके में सुरक्षा बलों का आतंकियों के साथ एनकाउंटर हो गया। 9 घंटे चले एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने हिजबुल के 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। एनकाउंटर में 2 जवान भी जख्मी हो गए। जो फायरिंग चल रही थी उसमें 2 मिलिटेंट्स को मार गिराने में सफलता मिली है सुरक्षा बलों के। इस मुठभेड़ में जो है 5 सुरक्षाकर्मी, जिनमें 1 जम्मू कश्मीर पुलिस का व्यक्ति और 4 सीआरपीएफ के जवान हैं जो घायल हुए हैं। हालांकि उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन श्रीनगर में पिछले 2 वर्षों में ये पहली बार जो है एक बार फिर मुठभेड़ देखने को मिली है। और यहाँ ये वक्त इसलिए ज़्यादा लगा क्योंकि ये इलाका जो है गुंजान बस्ती वाला इलाका है। यहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में मकान साथ साथ जुड़े हुए हैं और उसी की वजह से जो है कहीं ना कहीं ऑपरेशन को संपन्न करने में इतना समय लगा। मारे गए 2 आतंकियों में से एक का नाम जुनैद सहराई है। जुनैद अलगाववादी संगठन तहरीक हुर्रियत के चेयरमैन अशरफ सहराई का बेटा है। 2018 में वो अचानक गायब हो गया। कई महीनों के बाद वो आतंकी बनकर सामने आया। इन लोगों की तरफ से जो साजिशें बन रही थी श्रीनगर शहर में अटैक करने की, कहीं किसी न किसी जगह पर, और हम लोग काफ़ी अरसे से ट्रैक कर रहे थे। और कल हमें जो खास इतला मिली इनकी मौजूदगी डाउनटाउन में, उसके मुताबिक हमने जो ऑपरेशन लॉन्च किया था और उसमें पुलिस को और हमारी जो फोर्सेस हैं सीआरपी साथ में थी, इनको इस ऑपरेशन में कामयाबी मिली। पहले कमांडर नाइकू को मारा, अब उसके गुर्गों का काम तमाम। 6 मई को सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर आतंकी रियाज नाइकू को मौत की नींद सुलाया था। 17 मई को डोडा के हिजबुल आतंकी ताहिर अहमद भट्ट को ढेर कर दिया था। अब सुरक्षा बलों की गोलियां हिजबुल के नए कमांडर सैफुल्लाह मीर उर्फ गाजी हैदर की तलाश में है। गुर्गों को निपटाने के बाद हिजबुल के सरगना सैयद सलाउद्दीन की भी बारी आएगी। पिछले 13 दिनों के अंदर सुरक्षा बलों ने हिजबुल के खिलाफ जिस तरह का ऑपरेशन चलाया है, उससे यही लग रहा है कि मई खत्म होते होते कश्मीर से हिजबुल का सफाया हो जाएगा। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरीके से मैसेज क्लियर दे दिया गया है कि अगर हथियार उठाओगे तो सीधे जहन्नुम जाओगे। ऑपरेशन ऑल आउट, ऑपरेशन क्लीन सेना की तरफ से लगातार जारी है, लेकिन सुरक्षा बलों का कश्मीर को आतंक मुक्त करने का जो अभियान है वो दरअसल शुरू करने का जो सिलसिला है वो जारी है। आंकड़े एक बार आपको बता देते हैं कि इस साल से लेकर इस साल में अब तक कितने आतंकवादी मारे गए। तो 2020 में सबसे पहले महीने की बात करें तो जनवरी में 20 आतंकी ढेर हुए, वहीं फरवरी में 11 आतंकी मारे गए। मार्च के महीने की बात करें तो 9 आतंकी ढेर हुए और अप्रैल में
29 आतंकी मारे गए और मई में अगर अभी तक बात की जाए तो 11 आतंकी मारे जा चुके हैं। और इन आतंकियों में आपको बता दूं हिजबुल का टॉप कमांडर रियाज नाइकू और जुनैद सहराई शामिल है, यानी कुल मिलाकर 82 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ठिकाने लगा दिया है, यानी टेरर फ्री कश्मीर बनता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। तब इस साल में अब तक 82 आतंकवादी जहन्नुम पहुंच चुके हैं। अब हम कश्मीर पर पाकिस्तान को मिले दूसरे झटके की बात करेंगे। ये झटका आप जानते हैं बहुत बड़ा है। जी हां, पाकिस्तान को आतंकी संगठन तालिबान ने झटका दे दिया है। पूरी खबर दिखाने से पहले आपको तालिबान के बारे में बताना बहुत जरूरी है। तो आप अक्सर तालिबान समाज, तालिबानी सिस्टम, ये ऐसे शब्दों को सुनते आए हैं। दरअसल आतंकी संगठन तालिबान अपनी बर्बरता और हिंसा से तालिबान शब्द का मतलब ही बदल दिया है। इसका असली अर्थ है छात्र और तालिबान संगठन का मतलब हुआ ऐसे छात्रों का समूह जो इस्लामिक कट्टरपंथ की विचारधारा पर यकीन करते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं तालिबान का अर्थ क्या है और अर्थ का अनर्थ कैसे इन आतंकियों ने किया तालिबान शब्द का। लेकिन आज के दौर में तालिबान का मतलब है बर्बर, खूंखार, क्रूर, बेहद क्रूर आतंकी। तालिबान आतंकी संगठन, इसके आगे की कहानी सिर्फ इस रिपोर्ट को देखिए, आप समझ में आएंगे आपको। तालिबान, ये नाम आपने जरूर सुना होगा। तालिबान मतलब आतंकवाद का दूसरा नाम, और तालिबान की ये पहचान आज से नहीं 1990 के दशक से चली आ रही है। ISIS से भी खौफनाक आतंकी संगठन तालिबान के बारे में अगर आपको आसानी से समझना है तो ऐसे समझिए कि अफगानिस्तान में सालों से जो खून खराबा हो रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह तालिबान है। अफगानिस्तान में अब तक लाखों निर्दोषों की हत्या करने वाला तालिबान है। अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान का आतंकी मोहरा तालिबान है। लेकिन अब इसी तालिबान ने कश्मीर पर पाकिस्तान को करारा झटका दिया है। झटका ये है कि तालिबान ने कहा है कि वो कश्मीर के मामले से दूर रहेगा। अब सवाल यह है कि जब कश्मीर पर अलग रहेगा तालिबान तो अब क्या करेंगे इमरान? इमरान खान, जनरल बाजवा और कश्मीर में सक्रिय हिजबुल, लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों को बहुत उम्मीद थी कि कश्मीर पर उन्हें तालिबान का साथ मिलेगा, लेकिन तालिबान ने पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ऐसे में आतंकवाद के दम पर कश्मीर छीनने का ख्वाब देख रहे पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा झटका है। तालिबान ने अपना पक्ष तब रखा जब सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का फर्जी गैंग दावा कर रहा था कि कश्मीर में आतंकवाद के लिए तालिबान पाकिस्तान के साथ है, लेकिन तालिबान ने इसके विरोध में बयान जारी किया और कहा कि वो दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तालिबान को यह भी लग रहा होगा कि जिस तरह से भारतीय सेना पाकिस्तान के भेजे आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा रही है, उसे देखते हुए भारत से टकराना अपने आप को तबाह करने जैसा है। वैसे भी आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति से आतंक के आका बेचैन है। आज हर आतंकी को पता है कि अगर देश के किसी हिस्से में बम धमाका किया तो ये मोदी है, ये उन्हें पाताल में भी खोजकर सजा देगा और उनके आकाओं को भी खत्म करके रहेगा। आपको पता होगा कि हाल ही में अमेरिका और रूस जैसे देश तालिबान और अफगानिस्तान के बीच शांति वार्ता के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन तालिबान की ओर से हिंसा जारी रखने के बाद अमेरिका ने तालिबान के साथ आगे की वार्ता रद्द कर दी थी। तो ये तो रही किस तरह से तालिबान ने भी पाकिस्तान को झटका दे दिया। लेकिन देशहित की शुरुआत में आपको याद होगा, हम आपको बता रहे हैं कि कैसे कश्मीर, जम्मू कश्मीर में तस्वीर बदल रही है और वो टेरर फ्री हो रहा है। अब आपको ये बता देते हैं कि कश्मीर क्रांति का एक दूसरा चरण भी है जिसकी आज शुरुआत हुई है। पहला चरण था 370 के बंधनों से आजादी और दूसरे चरण में भारतीयों के साथ भेदभाव का खात्मा। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में नई डोमिसाइल नीति लागू होने के बाद अब जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों को उनका सही हक मिलेगा। सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। 9 महीने बाद कश्मीर क्रांति का दूसरा चरण। पहले 370 से आजादी, अब अधिकार का अभियान। मोदी सरकार ने बदला कश्मीर का मौसम। हमने भरोसा किया,
हमने कश्मीर की आवाम पे भरोसा किया और आर्टिकल 370 को हटाया और आज तेज गति से विकास भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस कश्मीर क्रांति की शुरुआत पिछले साल 5 अगस्त को की थी, अब उस क्रांति के दूसरे चरण में जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका हक दिलाने का अभियान शुरू कर दिया गया है। अब हक से कहो, जम्मू कश्मीर हमारा है। जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल प्रमाण पत्र बनवाने का नियम बदल दिया गया है। आसान भाषा में कहें तो जम्मू कश्मीर में निवास संबंधी नियमों में बदलाव कर दिया गया है। नए डोमिसाइल नियम में बदलाव से देश में कहीं भी रहने वाले जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेगा फायदा। जम्मू कश्मीर में शरणार्थियों को अब नागरिकों के सभी अधिकार मिलेंगे। पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को भी निवास, नौकरी समेत सभी अधिकार। राज्य के बाहर शादी करने वाली महिलाओं को भी फायदा मिलेगा। आज ये जो 370 गया, 35A गया और जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों को जो है सुरक्षित किया गया है, डोमिसाइल के द्वारा जो है उनको पूर्ण जो है अधिकार जो है उनके सुरक्षित किए गए हैं। इसके कारण क्या है, यहाँ पर अलगाववाद के ऊपर अंकुश लगेगा। नौजवान से लेके और बुजुर्ग तक, बच्चे तक इसका स्वागत कर रहे हैं। नए डोमिसाइल नियम को लेकर कुछ शर्तें हैं जिन्हें पूरा करने वालों को डोमिसाइल प्रमाण पत्र मिलेगा। इनमें पिछले 15 वर्षों से जम्मू और कश्मीर में रह रहे लोग, 7 साल से पढ़ाई करते हुए 10वीं या 12वीं परीक्षा में बैठने वाले छात्र, राहत और पुनर्वास कमिश्नर, माइग्रेंट दफ्तर में रजिस्टर्ड विस्थापित, रोजगार व्यवसाय के सिलसिले में जम्मू कश्मीर से बाहर रहने वालों के बच्चे, 10 साल या ज्यादा समय से काम करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों और बैंक कर्मचारियों के बच्चे शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर में लागू नई डोमिसाइल नीति पर विपक्ष ने सवाल उठा दिया है। भारत सरकार ने कश्मीर के अंदर जो सर्कुलर जारी किया है वो इस समय पर जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है, विपक्ष आपको मदद करने को तैयार है। आपने ये सर्कुलर गलत जारी किया। ये सरकार की एक साजिश है, मैं इसकी निंदा करता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी जम्मू कश्मीर में लागू नई डोमिसाइल नीति पर आपत्ति जताई है। ये सरासर ज़्यादती है जम्मू कश्मीर के साथ, जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म से ताल्लुक़ रखता है। ये सरासर नाइंसाफ़ी की गई है। उनका मंशा बस यही है कि वो JNK को जिस अपने एक जो है दबाव में रखा जाए। विपक्ष भले ही सवाल उठाए, लेकिन मोदी सरकार की डोमिसाइल नीति में बदलाव करने से जम्मू कश्मीर का हर नागरिक अपने राज्य पर पूरा हक जता सकेगा। जम्मू से राजू केरनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं, बात कोरोना संक्रमण की करेंगे। जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, चिंता की बात है। 1 लाख के पार हो चुके हैं कोरोना संक्रमण के मामले देश में। कोरोना ने दुनिया भर में नया नागरिक शास्त्र इस वक्त लिख दिया है। जी हाँ, मिलने जुलने का, शिष्टाचार निभाने का पूरा तरीका, अंदाज और रवैया बदल चुका है। मुलाकात का अंदाज बदल चुका है। अब आप और हम हाथ नहीं मिलाते, गले भी नहीं लगते, दूर से ही नमस्ते करते हैं। तो कुल मिलाकर जीवन की जो शैली है, तरीका है, सब बदल गया है। जीने का तरीका बदल गया और अब यही होगा जीने में, आगे भी जीने का तरीका यही होगा। मास्क और सैनिटाइजर अब आपकी जिंदगी का अहम हिस्सा। बिना मास्क और सैनिटाइजर के आप शायद जीवन की कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। पारिवारिक आयोजन में भी नया नागरिक शास्त्र अब लागू हो गया है। कैसे? पारिवारिक समारोह अब सीमित कर दिए गए हैं। जी हाँ, शादियों में लोगों की संख्या सीमित हो जाएगी, खेलने का अंदाज बदल जाएगा और अब लोग मुंह का लार लगाकर बॉल को नहीं चमकाएंगे। यहाँ पर मैं क्रिकेट की बात कर रही हूँ। ICC ने बॉल को लार लगाकर चमकाने पर रोक की सिफारिश कर दी। अब तो ये हो ही नहीं सकता ना। और पन्ने या पैसे गिनने का तरीका भी अब बदल जाएगा। अब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। लार लगाकर पन्ने या फिर पैसे अब नहीं गिने जाएंगे। जो गिनेगा वो तो एक तरीके से आपराधिक हो सकता है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि दस्तावेज पर स्टाम्प चिपकाने के लिए भी लार का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि पन्नों को गिनने के लिए भी इसका इस्तेमाल ना करें। वैसे यहाँ पर मैं साफ कर दूँ, ये आपकी अपनी सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। मैं यही सोच रही थी अमन, ICC को ज़रूरत ही नहीं थी, खिलाड़ी अब खुद ही नहीं करेंगे। मतलब हर चीज़ के लिए कानूनी डंडा ज़रूरी थोड़ी ना है। मुंबई में कोरोना संक्रमण की रफ्तार आप जानते हैं बढ़ती जा रही है। मुंबई में अस्पतालों की कमी ना हो, इसके लिए MMRDA ने 1000 बिस्तरों का एक टेम्परेरी हॉस्पिटल, अस्थायी अस्पताल तैयार कर दिया। BKC के इस ओपन हॉस्पिटल में 500 ऑक्सीजन
हैं, साथ ही सिलेंडर्स हैं, बेड हैं और आईसीयू की व्यवस्था है। इस अस्पताल में स्टेट ऑफ आर्ट पैथोलॉजी लैब भी बनाया गया है ताकि जो सैंपल्स हैं उनकी जांच जल्द से जल्द हो सके। कोरोना से युद्ध स्तर पर लड़ने के लिए MMRDA की तरफ से 1000 बेड का हॉस्पिटल अस्थायी रूप से बनाया गया है। ये हॉस्पिटल अब बनकर तैयार है। इसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग हम आपको बताते हैं कि आखिर ये हॉस्पिटल किस तरीके से तैयार हुआ और इसमें क्या क्या सहूलियतें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये वेटिंग एरिया है, यानी सबसे पहले अगर कोई भी यहाँ पॉजिटिव केस आता है उसे यहाँ रजिस्टर्ड कराया जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन डेस्क है, यानी यहाँ डॉक्टर उसको देखेंगे और इसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसको अलग अलग जगह भेजा जाएगा। हालांकि रजिस्ट्रेशन से कुछ ही देर पर अगला दरवाज़ा जो है ये एक तरह से आईसीयू बनाया जा रहा है। यहाँ पूरे वो मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए जाएंगे कि आखिर उसकी स्थिति क्या है और किस तरीके से है, कितना बीमार है, उसकी धड़कनें किस तरीके से चल रही हैं, उसके हार्ट बीट क्या है, ये सारे मॉनिटर इस पर दिखे जाएंगे। ये एक इमरजेंसी गेट है। इमरजेंसी गेट के साथ साथ ही यहाँ जो अलग अलग वार्ड हैं उस वार्ड के भी कल अलग खासियतें हैं, क्योंकि वार्ड में जिस तरीके से अलग अलग बेड बनाए गए हैं और ये साफ देखा गया है कि यहाँ ज़रूरत के हिसाब से इसे और बढ़ाया भी जा सके। जिस तरीके से कहा गया है कि अभी ये फिलहाल 1000 बेड का है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 7,500 बेड और भी बनाया जा सकता है। यानी दूसरे तरफ जो ग्राउंड है उसमें भी पूरी तरह से यही कवायदे की जा सकती है। ये मैं आपको हर जगह पे बता रहा हूँ कि जिस तरीके से यहाँ अलग अलग वार्ड है, A, B, C, D, E, F, G, K तक वार्ड है। दूसरी तरफ जो डॉक्टरों के लिए यानी दक्षिण लॉबी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक रखा गया है। यानी इसी में हॉस्पिटल के साथ ये उत्तरी लॉबी जो है जिसमें पेशेंट और बाकी चीज़ रखे गए हैं। दक्षिण लॉबी में डॉक्टर्स, पैथोलॉजी और दूसरे वो सहूलियतें रखी गई हैं जहां से इनको मॉनिटर भी किया जा सकता है। ये MMRDA की तरफ से की गई तैयारी अस्थायी हॉस्पिटल कहा जा सकता है। यानी यहाँ आईसीयू के साथ 500 बेड पे वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के साथ साथ ये पूरी तैयारी है कि जो भी पेशेंट हो उन्हें पूरी तरह से सहूलियतों के साथ उन्हें कोरोना से लड़ने के लिए यहाँ क्षमताएं प्रदान कर जाएं। यानी उनके लड़ने में यहाँ कोरोना वॉरियर्स भी होंगे और उन्हें उन पेशेंट को यहाँ क्वारंटाइन किया जा सकेगा। कैमरामैन सनी पासवान के साथ राजीव रंजन सिंह, जी मीडिया, मुंबई। तो ये तो रही मुंबई की बात। रुक कर लेते हैं दिल्ली का, जहां दिल्ली सरकार की ओर से लॉकडाउन 4.0 में मिली छूट के बाद आज दिल्ली में कई जगहों पर दुकानें खुली, सड़कों पर टैक्सी और ऑटो भी नजर आए और कई बाजार भी खुले। कई जगहों पर भीड़ देखने को मिली है तो कई मार्केट में ग्राहक ही नहीं आया आज। दिल्ली के कनॉट प्लेस बाजार में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर अब जो ऑड नंबर की दुकानें हैं, यानी जिन दुकानों का रजिस्ट्रेशन नंबर ऑड है, वो आज खुल रही, क्योंकि आज ऑड डे है। जैसे कि दिल्ली में ऑड इवन तरीके से ही दुकानें खोली जाएंगी, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन सबसे खास बात ये है, ये तस्वीरें आपको जो ग्राहक हैं उनके लिए राहत भरी है, क्योंकि जब वो इस तरह से ख़रीदारी करने के लिए बाज़ार में पहुँचेंगे, वहाँ पर जो भी सामान वो ख़रीदेंगे, जैसे इस वक्त हम जिस शॉप में है वहाँ आप देख रहे हैं कि जो कपड़े हैं, जो जूते हैं, उन्हें सैनिटाइज किया जा रहा है पूरी तरीके से। जो जो सामान यहाँ पर हैं या जिस चीज़ को आप यहाँ पर ट्राई करेंगे या ख़रीदने आएंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर सैनिटाइज हो रही हैं। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं और ये जो स्टोर के कर्मचारी हैं PPE किट पहनकर हर एक चीज़, हर एक कोना और जितने भी यहाँ पर आइटम्स हैं जिनको लोग खरीद सकते हैं वो सब सैनिटाइज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब ग्राहक जो भी कस्टमर है वो तस्वीरों के साथ तसल्ली ज़रूर महसूस करेगा। अभी आगे बढ़ेंगे, यूपी के संभल का रुख करेंगे, जहां समाजवादी पार्टी के नेता और उनके बेटे की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। बहुत ही दर्दनाक ये पूरी घटना। आपको बता दें, पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई है। वारदात बहजोई थाना इलाके के शमशोई गांव में हुई है। छोटेलाल दिवाकर अपने बेटे के साथ सुबह सुबह खेत पर टहलने गए थे और उसी दौरान बदमाशों ने गोली मारकर दोनों की हत्या कर दी। दरअसल ये जा रहा है कि मनरेगा योजना के तहत बनाई जा रही सड़क को लेकर कुछ विवाद हो गया था। गांव के कुछ दबंगों पर ही हत्या का आरोप लगा है। वारदात की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें आरोपी बंदूक लहराते और फायरिंग करते दिखाई दे। अब हम देश हित में बात करने वाले हैं चीन के गुनाहों की, और साथ ही सिर्फ गुनाहों की बात नहीं करेंगे, हम चीन के झूठ का पर्दाफाश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ
ब्लॉगर, चाइनीज ब्लॉगर से सीधा संवाद हम करने वाले हैं, जो कि इस वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। जेनिफर जेंग हमारे साथ लाइव हैं और आपको बता दें चाइनीज इंसाइडर हैं जेनिफर। उन्होंने ही सबसे पहले इस पूरे पैंडेमिक में चाइना के रोल को लेकर एक्सपोज किए थे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि शायद भारत के टीवी इतिहास में ये पहली बार होना जा रहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा आज का देशित, ये भारतीय टीवी इतिहास में पहली बार है कि जो आपको जेनिफर जेंग नजर आ रही हैं, ये विसल ब्लोअर रही। चाइना के खिलाफ इन्होंने ही आवाज उठाई थी, ये विसल ब्लोअर थी। और किस तरह से चाइना ने कोरोना को फैलाया, मैन मेड वायरस, ये कोई वेट मार्केट में नहीं, ये मैन मेड वायरस। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ जेनिफर इस वक्त जुड़ चुके हैं। अदिति, Thank you for joining, Jennifer. You are on one of the largest TV networks in India. So first of all, being an insider, Chinese insider, as you spent some 35 years there, what can you share with us in terms of your insights, in terms of your learnings and sensibilities about the Chinese cover-up? I think, as I said in one of my YouTube video program, it is Chinese Communist Party, the CCP's nature to cover up. They don't need to have a reason. It has become an instinct and a habit for them to cover up. And that's number one reason why they would choose to cover up the pandemic. And also because they have a very deep fear about their own fundamental fear about their own legitimacy. So any bad news for them is very fatal. So they want to cover up any bad news first. Number three, they never, I think, respect human life. They murdered, and since its establishment in 1949, more than 80 million Chinese people have died of unnatural death. So they don't care how many people would die because of their cover-up. So that's why they've been cover up all of the pandemic from the very beginning till today. मतलब आप जेनिफर, आपने जो कहा है मैं एक बार उसका हिंदी में अनुवाद कर देता हूं। जेनिफर बता रही हैं कि 80 मिलियन के करीब लोगों की मौत हुई है चाइना में कोरोना की वजह से, लेकिन चाइना आंकड़ों को छुपा रहा है। ये एक तरीके से कवर अप करने की कोशिश चाइना कर रहा है, मौत के आंकड़े को छुपा रहा है। पेंडेमिक जो है चाइना ने फैलाया, लेकिन अब एक कवर अप करने की कोशिश चाइना में इस वक्त चल रही है। अदिति, Jennifer, do you think world would ever know the complete truth with regards to the role of China in this crisis that the world is undergoing right now, given the kind of state control we see there, and in terms of evidence getting destroyed, the records being removed? And you have written and you have said a lot about all these things. So do you think China would have still retained some of the evidence, or do you think the operation cover-up might have been completed? I think, yes, it could be very difficult for the world to find the entire truth of every detail of everything of the cover-up, and how many people actually died, how many people have actually infected. And because, yes, the Chinese Communist regime has, I believe, destroyed many of the evidence. But still, because this is such a huge thing and so many people involved, so there could be, I think, once for a while, some kind of little piece of evidence leaked by some people who do have the courage, or who do have the motivation, or the sense of justice to reveal some of the truth. So once for a while, we get a little bit true information through those courageous people. And I think the international world should never give up asking questions and demanding an independent investigation. We should not give up because they would, we know they would cover up anyway. I think if the international world gave enough pressure, at least I think people who do have the information know that there is a channel, know that they can share their information if they have a chance. जेनिफर बता रही हैं कि चाइना में कोरोना का सच बाहर आना इसलिए बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ पर स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया है, नंबर एक। नंबर दो, जेनिफर ने बताया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के बाकी मुल्कों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और चाइना को एक्सपोज करना चाहिए। जेनिफर, आई ऑल्सो वॉन्ट टू आस्क यू,
You think WHO and China are in hands in gloves with each other? They are partners in crime. They both are helping each other. WHO, role of WHO in this pandemic, helping China. Yes, I think I think the very beginning we can see that the WHO basically has just been trying to competing or repeating what the CCP was saying. They didn't try to verify whether the information was true or not. For example, when the CCP said this virus is not human-to-human transmission, they repeated Chinese government's lies. And when I think like Taiwan, America already closed the borders to China, and the WHO was still saying WHO did not advise travel bans or travel and trade restrictions against China. So they are following the CCP's instructions all the way. And on some of the media conferences, they used half of the time to praise the CCP, to repeat the CCP lies, and to mislead the world. And they postponed the date to announce a pandemic and or a global emergency for health public status. And I think the WHO, in some sense, is as guilty as the CCP for the outbreak, for the pandemic we are suffering now. मतलब आप बता रही हैं कि ह्यूमन ट्रांसमिशन की बात चाइना ने छुपाई, मानव से मानव में फैलता है कोरोना, ये बात चीन ने छुपाई, लेकिन WHO ने काउंटर नहीं किया उसको और उसकी बात पर भरोसा किया। और इसके अलावा साथ ही जेनिफर ये भी बता रही हैं कि जब अमेरिका और ताइवान जैसे देशों ने अपने बॉर्डर्स को सील कर दिया, तब भी WHO खामोशी धारण करे रहा, इस पर सच सामने लेकर नहीं आया, तो इसीलिए WHO की भूमिका पर सवाल उठते हैं। सो जस्ट अ फॉलो अप क्वेश्चन ऑन द रोल ऑफ WHO. My question to you, Jennifer, would be how impartial the probe could be, because as you know, many countries have come together and they have been asking for an impartial probe. So do you think WHO can conduct an impartial probe into the role of China? Is it possible? I don't have any confidence if this probe is led by WHO. I think WHO experts went to China for several times, but they never, for the first time, they didn't even go to the dirty area in Wuhan. They traveled around in Beijing, they traveled around in other cities without going to the actual, epicenter. What could you find? And on their sixth mission, and I think they General Secretary or the senior assistant to Trudeau's, Mr. Bruce Aylward, he admitted himself that mission was formed under the request of the Chinese President Xi Jinping. So if you did an investigation under the request of the Chinese Communist Party, what do you expect that you could find? And the Chinese Communist Party, I think they have been doing this to not only WHO, to many international organizations, even like the United States nations all the time, because there are many countries, each country has an equal vote in that process. They can bribe some of the maybe poor countries, Africa countries, to have those countries vote for the CCP and say good things, to side with the CCP. So you can have an international initiative or investigation or whatever, but they can try to craft that process, that initiative, or that organization from within. They've been doing this for all these years. So under such a serious, I think, situation and problem, we should be very, very careful and really learn the lessons. If WHO had been working, had been trustworthy, the situation wouldn't be what we are facing now. मतलब WHO पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अगर WHO गंभीर होता और भरोसे लायक होता तो आज इस तरह की स्थिति देखने को नहीं मिलती। One question, Jennifer, you think this is a man-made virus? Or
Yes, I think right now we don't have enough very solid evidence to say whether it's man-made or not. But I think we do have enough reason or enough evidence to believe this virus came out of the lab, P4 lab in Wuhan. It could be escaped by mistake or by any other reasons. But whether it's man-made or not, I think we still have to wait to see more evidence. But it is highly possible it's leaked from the P4 lab. We have, I think, a lot of cancer circumstance evidence to support that. For example, I think very early on, I think in January, the Chinese experts from the Chinese CDC, I think, already published a scientific study showing that the first group of patients, and especially the first patient who was found to have this disease, did not have an exposure to the seafood market. So if and 27 out of the first 45 patients they researched didn't have an exposure to the seafood market. They already knew they didn't go to the seafood market. So why did they claim that the virus came from the seafood market? They want to, I think, spread false information so that people won't focus their attention on the real possible origin of this virus. Because if it did escape from the lab, they are more responsible to this pandemic. I think now the CCP has already realized how huge, how tremendous the losses the world is suffering. So they are very afraid that the world wants to hold it accountable. So it would try everything it could to escape from being held responsible for this pandemic. तो जेनिफर को आप ये कहते हुए सुनने सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं सीसीपी से मतलब जेनिफर का चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी यानी इस्टेब्लिशमेंट, और साथ ही जेनिफर ये कह रही हैं जो चाइनीज़ अथॉरिटीज़ द्वारा ये थियोरी फ्लोट की गई कि इसका ओरिजिन कोरोना वायरस का ओरिजिन वेट मार्केट था, ये कम्प्लीटली फॉल्स है, गलत है, क्योंकि ये वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से आया है। इस बात क्योंकि जो ज़्यादातर पेशेंट्स थे, इस बात की तस्दीक ये बात करती है कि जो ज़्यादातर कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो कभी इस वेट मार्केट में गए ही नहीं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा तथ्य है, बताने के लिए काफ़ी कि किस तरह से चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने मिसगाइड किया है। जेनिफर, व्हेन यू आर सिटिंग and you are chatting with us and you're sitting in New York, do you fear for your life also, given that you have been exposing the authorities, their lies, and how they are trying to destroy the evidence at the same time? Yes, I think since I escaped from China in 2001 after being put in a labor camp for 1 year, I've been keeping exposing CCP's all different of lies and the human rights abuses to Falun Gong practitioners and to other group of faiths in China. So for all these years, the CCP never stopped threatening me either through my family or through other ways. But I made a decision back in 2002 when they arrested my ex-husband that I would not be silenced. If I choose to be silenced and to be blackmailed by them, I would never have the chance to speak out the truth anymore. And so many people's lives are at stake. To rely on people who can speak the truth. So I think although the threat is always there, I still choose to speak out the truth because I think this is very important if we want to defeat the CCP's lies and to save more lives of the people in the world. Okay, Jennifer, you think all the countries across globe should come together and counter China? Like 62 nations are coming for impartial probe. All the nations across globe, all the countries should come and counter China. I mean, expose China. All the countries. Yes. I think the world has suffered enough
and laws to not to do anything. If we continue allow the CCP to lie to this world, to manipulate public opinions, and to spread disinformation, misinformation, and I think we could suffer greater losses in the future. So the stake is really, really high. I think it's high time for every country, every government to act now to stop the CCP from lying and from doing more evil to the humankind. I have last couple of questions. One of the questions is Wuhan. There have been 6 new cases in Wuhan, and the establishment is now talking about, if I'm not wrong, and probably you can correct me, some 11 million tests in 10 days' time. So, yes. So, what could be the actual figure of infected people in China that China has been hiding so far? And do you believe that there is still more to come in this? Yes, of course. I think it's actually already happening now. Right now, I think in the northeast of China, in Jilin, Heilongjiang, Harbin, all those of cities, many new cases have been found. And I just read another, I think, some Twitter post saying at least 10,000 people already put under quarantine in Shenyang city. So this is already happening, and in Guangzhou back a while ago, and now they are doing tests to 11 million people in Wuhan. I actually just did a YouTube program to talking about the secrets behind the 11 million tests in Wuhan. So it is already happening. It has never stopped. How many have infected? I think if you compare the overseas numbers with the population in China, if we say millions of people, that is still a very small number. Right now, in America has only 300 million people population, much less, less than a third than China. But America already got more than 1 million confirmed cases. So how could China, as the origin of the outbreak, have that small number? I think nobody will believe that at all. But of course, how many actually are there? We still don't have no idea. Thank you, Jennifer. Please take care of yourself, stay safe, and thank you for your time and sharing your insights on our network. Thank you so much. देखिए, एक चीज़ है जो जेनिफर की तरफ से बताई गई है। आप लोग इंडिया में नैरेटिव ये सुन रहे होंगे ना कि भारत ने चीन को पछाड़ दिया, कोरोना के मामले में भारत चीन से आगे निकल गया। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चीन ने कभी असली आंकड़े सामने रखे ही नहीं। सरकारी आंकड़ों के जरिए संक्रमण के आंकड़ों को दबाया गया, कभी चीन ने असली आंकड़े रखे ही नहीं। इसलिए जब ये कहा जाता है कि भारत चीन से आगे निकल गया संक्रमण के आंकड़ों में, ये तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह से गलत है। थैंक यू सो मच जेनिफर फॉर जॉइनिंग अस। तो पूरी दुनिया के साथ भारत कोरोना महामारी से तो जूझ ही रहा है, लेकिन बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों में एक और संकट मंडरा रहा है और इसका नाम है अम्फान। आपको बता दें, साइक्लोन अम्फान बेहद ताकतवर होकर भारतीय तटों की तरफ दौड़ा चला रहा है। 1999 के बाद पहली बार कोई सुपर साइक्लोन भारत में दस्तक देने जा रहा है। अम्फान तूफान का नाम दरअसल थाईलैंड ने दिया है। इस तरह का सुपर साइक्लोन अपने पीछे बर्बादी छोड़ जाता है। 20 मई शाम को अम्फान भीषण चक्रवाती तूफान का रूप लेकर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों से टकराने वाला है। आपको दिखाते हैं पश्चिम बंगाल के दीघा से जी मीडिया संवाददाता पूजा मेहता की एक ग्राउंड रिपोर्ट। देश में कभी भी कोई भी प्राकृतिक आपदा हो या फिर कभी भी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस की जरूरत पड़ती है, हमेशा एनडीआरएफ फ्रंट लाइन में रहकर लोगों की मदद के लिए सामने आती है। इस बार जहां पर सुपर साइक्लोन अम्फन जो है लैंडफॉल करेगा कल, उससे पहले यहां पर कुल मिलाकर राज्य में एनडीआरएफ की 19 टीमें जो है तैनात कर दी गई है। रात का समय है, लेकिन फिर भी लगातार अगर आप देखें तो सी बीच पर आप देखेंगे यहाँ पर 3 भाषाओं में अनाउंसमेंट की जा रही है, हिंदी, बांग्ला और इंग्लिश
बारिश जैसे जैसे लैंडफॉल का समय जो है पास आता रहेगा, तब जो है ये लहरें लगभग 5 से 6 फीट ऊंची होगी और विंड स्पीड जो है वो लगभग 180 से लेकर 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पे विंड स्पीड होगी। काफी क्षति होने की आशंका है, काफी जो है घर दुकानें जो है डैमेज हो सकता है, इसलिए लगातार एनडीआरएफ की ओर से यहाँ पर पेट्रोलिंग की जा रही है, अनाउंसमेंट की जा रही है कि अगर कोई बीच के पास है तो वो यहाँ पर नहीं आए। कोरोना वायरस का संक्रमण भी है और इस बीच क्योंकि चक्रवाती तूफान भी आ रहा है, इसलिए लगातार जो है यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई भी बीच के पास नहीं आए। दीघा से कैमरा पर्सन फेलिक्स शौकीनाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया।